वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ पल्लवी निशा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंग्लैंड का गृह युद्ध, सिविल वॉर ऑफ इंग्लैंड, जिसे इंग्लैंड के इतिहास में प्यूरिटन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड का गृह युद्ध 1642 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इस गृह युद्ध का अंत 30 जनवरी 1649 ईस्वी को चार्ल्स प्रथम, जो तत्कालिक शासक थे, उसकी फांसी के साथ होता है। इंग्लैंड का गृह युद्ध राजा और पार्लियामेंट यानी संसद के बीच बढ़ते हुए संघर्ष का परिणाम था और यह संघर्ष स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना के साथ ही शुरू होती है। 1603 ईस्वी में स्कॉटलैंड के राजा जेम्स षष्ठम इंग्लैंड की राजगद्दी पर जेम्स प्रथम के नाम से शासक नियुक्त किया जाता है और उनके द्वारा संसद के साथ मिलकर शासन न करना, संसद के मामले में हस्तक्षेप करना, अपने अनुसार धर्म इंग्लैंड में स्थापित करना, वैदेशिक और गृह नीति में संसद की अवहेलना करना, आम जनता पर तरह तरह के करों को आरोपित करना, ये तमाम ऐसे कारण थे जो अर्ली स्टुअर्ट शासकों के द्वारा अपनाया जा रहा था और इनके उत्तराधिकारी चार्ल्स प्रथम के काल में यह संघर्ष इतना तीव्र हो जाता है जिसकी परिणति गृह युद्ध के रूप में होती है। यह गृह युद्ध धार्मिक और राजनीतिक था। धर्म के आड़ में राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी। मूल प्रश्न था कि संप्रभु शक्ति किसके हाथों में है, राजा के हाथों में या फिर राजा और पार्लियामेंट दोनों के हाथों में। और इसी प्रश्न के खोज में गृह युद्ध प्रारंभ होता है, जिसको हम लोग विभिन्न पॉइंट के हिसाब से देखेंगे कि गृह युद्ध के क्या कारण थे। इसको पॉइंट आउट करके मैंने एक बना के रखा है और एक एक पॉइंट पर हम लोग गृह युद्ध के कारणों की चर्चा करेंगे। पहला कारण है राजा और संसद के बीच सर्वोच्चता का प्रश्न। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसमें राजा और पार्लियामेंट के बीच विवाद होता है और यही विवाद गृह युद्ध बन जाता है। विवाद यह था कि राजा अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना चाहता था। वह ट्यूडर वंश के शासकों की तरह निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक स्थापित करना चाहता था और इसी क्रम में अपने इसी निरंकुशता को स्थापित करने के लिए वह पार्लियामेंट के मामले में हस्तक्षेप करता है। जैसे पार्लियामेंट के निर्वाचन में अपना हस्तक्षेप करना, उसके सदस्यों को नॉमिनेट कर देना या अपने मनपसंद लोगों को पार्लियामेंट में सदस्य के रूप में चुनना, पार्लियामेंट के अधिकारों में कटौती करना, ये तमाम ऐसी चीज़ें थे जो इंग्लैंड के राजा पार्लियामेंट से मुक्त होकर अपने शासन को करना चाहता था और अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करना चाहता था। जैसे बिना पार्लियामेंट की अनुमति के जनता पर कर लगाना, ये ऐसे विशेषाधिकार थे जिसका विरोध इंग्लैंड की पार्लियामेंट के द्वारा किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी वह इस समय स्टुअर्ट काल में अपने अधिकारों को और अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता था और इसी विशेषाधिकार और अधिकार, इस दोनों के बीच जब टकराहट हुई, यही गृह युद्ध का रूप धारण किया। तो पहला कारण राजा और संसद के बीच सर्वोच्चता का। दूसरा है आर्थिक नीति। आर्थिक नीति, इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट थे उसके सदस्य इस काल में धनी संपन्न वर्ग से आने लगे और राजा के द्वारा इन धनी संपन्न वर्गों पर तरह तरह के कर्ज को लगाना, जैसे बलात्कार लगाना, शिप मनी टैक्स को वसूलना, ये ऐसे मनमाने कर थे जिसका विरोध पार्लियामेंट के द्वारा किया जा रहा था। वो नहीं चाहता था, पार्लियामेंट के सदस्य यह नहीं चाहते थे कि उनके जो अधिकार हैं, उनके जो धन संपत्ति है, उस पर किसी तरह का प्रतिबंध या कटौती हो। इसके विपरीत 30 वर्षीय युद्ध का समय इंग्लैंड
यूरोप में चल रहा था और इंग्लैंड इस युद्ध में शामिल हुआ था। जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड 30 वर्षीय युद्ध में भाग ले रहा था और इस युद्ध में भाग लेने के कारण बहुत धन की आवश्यकता पड़ रही थी और इसी धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब पार्लियामेंट से धन की मांग की गई, पैसे की मांग की गई, तो पार्लियामेंट ने धन के बदले अपने अधिकारों को बढ़ाने का प्रस्ताव राजा के समक्ष रख देता था। तो राजा यह नहीं चाहती थी कि पार्लियामेंट को इतनी शक्ति दे दी जाए कि वह आगे चलकर राजपाट में राजा के अधिकारों को अपने नियमानुसार बांधने का प्रयास करें। तो यह एक ऐसी टकराहट थी जिससे राजा और संसद के बीच हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रही। तो धार्मिक का आर्थिक कारण हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में गृह युद्ध का एक कारण होता है। दूसरा है, अगला कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजा और पार्लियामेंट के बीच विरोध का एक प्रमुख कारण बनता है। स्टुअर्ट राजा कैथोलिक धर्म में विश्वास करते हैं और कैथोलिक प्यूरिटन दल जो है वो पहले से ही जेम्स प्रथम के शासक बनने से पहले ही वो निराश है और पार्लियामेंट में अधिकांश जो सदस्य थे वो प्यूरिटन धर्म को मानने वाले थे। तो जेम्स प्रथम के राज्यारोहण के साथ ही कैथोलिक धर्म के प्रचार प्रसार की संभावनाएं इंग्लैंड की जनता में एक डर के रूप में बैठ गई थी और इसी बीच जेम्स प्रथम के द्वारा कुछ इस तरह के काम किए गए, जैसे स्पेन के साथ मित्रता करना, फ्रांस के साथ वैवाहिक संबंध को स्थापित करना। और चार्ल्स प्रथम के टाइम में देखेंगे कि उनकी जो रानी होती है फ्रांस की, हेनरिटा मारिया, उनके द्वारा कैथोलिक धर्म को मानना और कैथोलिक धर्म के प्रचार प्रसार पर ज़्यादा ध्यान देना, ये तमाम ऐसे कारण थे जिससे धार्मिक रूप से इंग्लैंड में गृह युद्ध का माहौल तैयार हो रहा था। स्वाभाविक रूप से पार्लियामेंट के सदस्य बिशप विरोधी थे और चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में देखेंगे कि बिशप एक्सक्यूशन बिल कॉमन सभा में पेश किया जाता है और कॉमन सभा में स्वीकृत होने पर लॉर्ड सभा में यह जाता है और लॉर्ड सभा के द्वारा सदस्यों के द्वारा यह पास नहीं होता है। तो यह एक ऐसा बिल था जिसमें बिशपों के विरोध के रूप में पार्लियामेंट के सदस्य के द्वारा पेश किया गया था। तो धार्मिक रूप से कैथोलिक और प्यूरिटन धर्म के वर्चस्व की भी एक लड़ाई थी, इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि इसे प्यूरिटन क्रांति का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि अंत में राजा की हार होती है और संसद की जीत होती है और प्यूरिटन क्रांति के रूप में इसको देखा जाता है कि प्यूरिटन धर्म की जीत हुई। तो धार्मिक कारण गृह युद्ध का एक प्रमुख कारण बनता है। राजाओं का चरित्र। राजाओं का चरित्र गृह युद्ध के लिए बहुत उत्तरदायी होता है, क्योंकि जेम्स प्रथम विद्वान जरूर था लेकिन वह बहुत घमंडी था। चार्ल्स प्रथम जिद्दी और दूरदर्शी था और दोनों सत्ता पर अपना नियंत्रण रखना चाहता था। जेम्स प्रथम बिल्कुल ट्यूडर वंश के शासकों के तरह इंग्लैंड में अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था और इसी क्रम में उनके द्वारा जो वैदेशिक नीति अपनाई गई और उनके जो कुछ कार्य किए गए, धार्मिक रूप से उनका जो काम हुआ, तो यह कहीं ना कहीं राजाओं के चरित्र को दिखाता है। तो ये दोनों राजा जो अर्ली स्टुअर्ट शासक थे, जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम, दोनों सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए आतुर हो उठे और नौकरशाही व्यवस्था में शासकों का विश्वास इसलिए घटने लगा। शासकों की उपेक्षापूर्ण नीति से अधिकारी वर्ग असंतुष्ट हो गए। संसद जो है स्टुअर्ट राजाओं को वैसा सहयोग नहीं दे रही थी जैसा वह ट्यूडर वंश के राजाओं को दे रही थी। तो स्टुअर्ट राजा अपने चरित्र की कमजोरी से भी ना तो संसद को खुश रख सका, ना धनाढ़ी वर्ग को खुश रख सका, ना आम जनता को ही खुश रख सका और इस तरह से व्यक्तिगत एवं पेशेवर दुश्मनी को संवैधानिक एवं धार्मिक रूप देकर विरोधियों ने प्रचार करना शुरू कर दिया और यह परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यह गृह युद्ध का रूप धारण कर लेता है। इसके अलावा
राजाओं के चरित्र में हम देखते हैं कि दैवीय राजाओं के द्वारा दैवीय सिद्धांत को मानना। दैवीय सिद्धांत, चूँकि चार्ल्स प्रथम शासक हुआ, जेम्स प्रथम को स्कॉटलैंड से इंग्लैंड का शासक नियुक्त किया गया, तो उनके द्वारा एक दैवीय अधिकार, दैवीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि इंग्लैंड का राजा देवताओं के समकक्ष है, और उनके जो भी विचार हैं वह देवता समान है, इसलिए इनका किसी के द्वारा विरोध नहीं होना चाहिए। तो दैवीय अधिकार के सिद्धांत को मानना भी राजाओं का एक चरित्र था, और यह इंग्लैंड के गृह युद्ध का कारण बना। चार्ल्स के सलाहकारों का दोष। इंग्लैंड के शासक जो थे वह अपने ऐसे ऐसे सलाहकारों से घिरे हुए थे जो गृह युद्ध के लिए उत्तरदायी हुआ। खासकर चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में दो प्रमुख ऐसे अधिकारी थे, जैसे धार्मिक मामलों में विलियम लॉर्ड चार्ल्स प्रथम का सलाहकार था, और असैनिक मामलों में चार्ल्स का दूसरा सलाहकार वेंटवर्थ था। ये दोनों ही अवसरवादी थे। चार्ल्स विलियम लॉर्ड जो है धार्मिक एकरूपता लाने की चेष्टा करने के फलस्वरूप उसने विद्रोहियों को दंड देना शुरू किया। वह कैथोलिक धर्म को मानने वाला था, इसलिए उसने प्यूरिटनों को कुचलने का प्रयास किया, कुचला, और लॉर्ड के धार्मिक अत्याचार से इंग्लैंड में बेचैनी फैल गई। वहीं दूसरे जो सलाहकार थे वेंटवर्थ, उसके द्वारा भी, हालांकि वह प्रारंभ में चार्ल्स के विरोधी थे, लेकिन जब उन्हें पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई तो वेंटवर्थ की नीति भी, ना तो कॉमन सभा के सदस्य उसकी नीति से पसंद थे और ना ही साधारण जनता ही उसे चाहती थी। निरंकुश शासन को सफल बनाने में राजा का यह प्रमुख एजेंट के रूप में ये दोनों काम कर रहे थे, और इसलिए कहा जाता है कि ऐसे सलाहकारों के इशारों पर चलकर ही चार्ल्स ने अपनी लोकप्रियता खो दी और यह गृह युद्ध का कारण बन गया। चार्ल्स का व्यक्तिगत शासन या निरंकुश शासन 1629 से 1640 के बीच में। चार्ल्स प्रथम के द्वारा 1629 से 1640 ईस्वी तक निरंकुश शासन की स्थापना की गई। इस शासन में वह जनता पर बलात्कार लगाना, ज़बरदस्ती सैनिकों की नियुक्ति गृह लोगों के घरों में करना, शिप मनी जैसे टैक्स को वसूलना, ये ऐसे तमाम ऐसे कारण थे, या फिर वैदेशिक रूप में स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में उसके हस्तक्षेप का बढ़ते जाना, ये तमाम ऐसे कारण थे जो उसने निरंकुश शासन के दौरान किया। और 1629 से 1640 के बीच में चार्ल्स ने पार्लियामेंट का कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया, बिल्कुल पार्लियामेंट विहीन होकर निरंकुश शासन की स्थापना की, और यह पार्लियामेंट की सुविधा पर कुठाराघात था। और निरंकुश शासन में नाजायज़ साधनों को अपनाकर उसने धन संग्रह का प्रयास किया, दैवीय अधिकार के सिद्धांत को बढ़ाना चाहा। तो चार्ल्स का जो निरंकुश शासन भी आम जनता के असंतोष में आग में घी का काम किया, और इस तरह से देखते हैं कि चार्ल्स का व्यक्तिगत शासन जो है वह भी गृह युद्ध का एक कारण बनता है। स्टुअर्ट राजाओं की वैदेशिक नीति। तमाम स्टुअर्ट राजाओं की वैदेशिक नीति इस तरह थी जिससे पार्लियामेंट के सदस्य असंतुष्ट थे। जेम्स प्रथम के द्वारा प्रारंभ में 30 वर्षीय युद्ध में भाग लेना, प्रोटेस्टेंट धर्म के विरोधी होना, और फिर अपने जो उनके दामाद थे उसका 30 वर्षीय युद्ध में सहयोग न देना, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो वैदेशिक नीति के रूप में उभर कर सामने आ रही थी। इसके अलावा फ्रांस के साथ, स्पेन की पहले राजकुमारी के साथ चार्ल्स प्रथम का विवाह का प्रस्ताव लाना, जिसका पार्लियामेंट के द्वारा विरोध किया गया। फिर फ्रांस की राजकुमारी हेनरिटा मारिया के साथ चार्ल्स प्रथम का विवाह हो जाना, यह ऐसी वैदेशिक नीतियां थी जिसके कारण इंग्लैंड के संसद राजा से असंतुष्ट थे और इंग्लैंड में गृह युद्ध का एक माहौल बन रहा था। इसी माहौल में जब 1629 से 1640 ईस्वी तक चार्ल्स प्रथम के द्वारा निरंकुश शासन की स्थापना की गई, जब पुनः उन्हें धन की आवश्यकता होती है तो वो पार्लियामेंट को कॉल करते हैं, पार्लियामेंट की बैठक को बुलाते हैं,
लेकिन पार्लियामेंट धन के बदले अपने अधिकारों को बढ़ाने और उनसे संबंधित एक प्रस्ताव राजा के समक्ष रखता है, जिससे असंतुष्ट होकर पार्लियामेंट के अधिवेशन को चार्ल्स प्रथम के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। और यह पार्लियामेंट बिल्कुल क्षणिक, बहुत अल्पकाल के लिए था, इसलिए यह इंग्लैंड के इतिहास में शॉर्ट पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है। वापस धन की आवश्यकता चार्ल्स प्रथम को थी। पुनः उसने हार फार कर फिर से पार्लियामेंट को कॉल किया और तब पार्लियामेंट के सदस्यों के द्वारा एक महान विरोध पत्र, जिसको ग्रांड रिमॉन्स्ट्रेशन कहा जाता है, महान विरोध पत्र राजा के समक्ष रखा गया और इस पर राजा को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। यह महान विरोध पत्र में राजा के द्वारा की गई तमाम असंवैधानिक गतिविधियां, उनके दोष को, उनके कुकृत्यों का उल्लेख किया गया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि चर्च संबंधी सुधारों का जिक्र किया गया। विरोध पत्र में पार्लियामेंट में एक जोरदार बहस हुई, यह जो महान विरोध पत्र लाया गया, और राजा को पार्लियामेंट के द्वारा इस विरोध पत्र को अंत में स्वीकार करना एक मजबूरी हो जाती है। और इस तरह से देखते हैं कि जो ये पार्लियामेंट बनती है, यह लॉन्ग पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो लॉन्ग पार्लियामेंट के द्वारा महान विरोध पत्र लाया जाता है और इस विरोध पत्र में हम देखते हैं कि धार्मिक मामले को लेकर पार्लियामेंट दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो प्यूरिटन धर्म के समर्थक थे और दूसरा एंग्लिकन धर्म के समर्थक थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि धार्मिक मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट के सदस्य दो भागों में बढ़ जाते हैं। और इसी समय 5 नाइटों का मामला भी होता है, क्योंकि कॉमन सभा के 5 सदस्यों पर राजद्रोह का अभियोग लगाया जाता है, क्योंकि ये 5 जो सदस्य थे यह रानी के कामकाज की आलोचना कर रहे थे। क्योंकि कहा जाता है कि फ्रांस की जो कैथोलिक राजकुमारी थी हेनरिटा मारिया, वह यूरोप से सेना मंगाकर पार्लियामेंट को कुचलने का एक षड्यंत्र रच रही थी। तो ऐसे गंभीर आरोप रानी पर लगाया गया था, उनके काम की निंदा की गई थी। तो इन 5 सदस्यों पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया और इन सदस्यों को पकड़ने का काम राजा ने किसी अध्यक्ष को ना देकर स्वयं सैनिक को लेकर पार्लियामेंट के अंदर वो पहुंच जाते हैं। और इस तरह से सभा भवन में उपस्थित होकर उसने जो कानून, जो महान विरोध पत्र है, उसके कानून की अवहेलना किया, उसकी मर्यादा को भंग किया। और इस घटना से पार्लियामेंट के सदस्य उत्तेजित हो उठे और यह घटना जो है गृह युद्ध के और करीब ले आती है। इसी समय मिलिशिया बिल भी होता है, जो राष्ट्रीय सेना पर किसका नियंत्रण हो, इस प्रश्न को लेकर लाया जाता है। और दोनों पक्ष, जिसको राजा स्वीकार नहीं करते हैं, और दोनों पक्ष आमने सामने युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। जो युद्ध का तात्कालिक कारण हो जाता है 19 निवेदनों की अस्वीकृति। 1 जून 1641 ईस्वी में 19 प्रोपोजिशंस के नाम से, 19 निवेदन के नाम से पार्लियामेंट ने राजा के सामने अंतिम प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव में कार्यकारिणी, न्यायालय, चर्च और सेना पर पार्लियामेंट के नियंत्रण की चर्चा की गई। लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के बाद राजा केवल सिर्फ नाम मात्र का शासक रह जाता। अतः चार्ल्स प्रथम ने ये जो 19 निवेदन का जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया। तो यह अस्वीकार होने के बाद ही देखते हैं गृह युद्ध को हरी झंडी मिल गई और गृह युद्ध इंग्लैंड में प्रारंभ हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें गृह युद्ध का कारण हुए। और अब गृह युद्ध का स्वरूप, गृह युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही देखते हैं पार्लियामेंट दो भागों में बढ़ जाती है। जो पार्लियामेंट के समर्थक होते हैं वो राउंड हेड्स कहलाते हैं, और चूँकि जो क्लेवियर होते हैं, जो रॉयलिस्ट होते हैं, वो क्लेवियर कहलाते हैं और राजा के समर्थक हो जाते हैं। तो गृह युद्ध किसी वर्ग विशेष की लड़ाई नहीं थी, इसमें प्रत्येक वर्ग, क्षेत्र और परिवार दो भागों में बढ़ गया। सिर्फ इसको पार्लियामेंट और राजा के बीच की लड़ाई के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट राजा के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि धार्मिक मामले में पार्लियामेंट के बीच मतभेद हो जाता है और पार्लियामेंट के कुछ सदस्य राजा के समर्थक हो जाते हैं। तो कॉमन सभा और लॉर्ड सभा भी दो तरफ बढ़ जाता है, और लॉर्ड सभा के 3/4 सदस्य तथा कॉमन सभा के 1/4 सदस्य राजा की तरफ हो जाते हैं और शेष सदस्य पार्लियामेंट के साथ होता है। उसी प्रकार उत्तरी और पश्चिमी जो क्षेत्र था,
क्योंकि आयरलैंड स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड के अधीन था, तो वैसे जो क्षेत्र थे उत्तरी और पश्चिमी के जो लोग थे वह राजा के समर्थक थे, तो वहीं दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र के लोग पार्लियामेंट के। तो इतना ही नहीं, धनी मानी लोगों की जो संख्या अधिक थी वह रईस लोग जो थे वह पार्लियामेंट के राजा की तरफ थे, और जो गरीब वर्ग के लोग थे वह जमींदार लोग थे, जो आम नागरिक थे वह पार्लियामेंट की तरफ से थे। कैथोलिक धर्म के मानने वाले राजा के पक्ष में थे और प्यूरिटन धर्म को मानने वाले पार्लियामेंट के पक्ष में। तो इस प्रकार एक दलबंदी का आधार जो है धार्मिक भिन्नता और निजी स्वार्थ की पूर्ति के रूप में देखते हैं। और मैंने आपको बताया कि राजा के समर्थकों को कैलेवियर कहा गया और पार्लियामेंट के समर्थक को राउंड हेड्स इसलिए कि वो लोग सिर के बाल को गोल मुड़वा के रखते थे, तो उसी से राउंड हेड्स का इनका नाम पड़ता है। तो राजा की सेना का नेतृत्व अर्ल ऑफ लिंडसे कर रहा था और दूसरी ओर पार्लियामेंट की तरफ से सेना का जो नेतृत्व था वह हम देखते हैं कि अर्ल ऑफ इसेक्स कर रहे थे। तो यह इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दो गुटों में बढ़ जाने के कारण राजा और पार्लियामेंट के बीच गृह युद्ध प्रारंभ होता है। गृह युद्ध कई चरणों में होता है, उसको हम लोग दो चरणों में बांट कर देखते हैं। पहला चरण 1642 ईस्वी से लेकर इंग्लैंड का गृह युद्ध को दो भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला भाग होता है प्रथम गृह युद्ध, यह 1642 से लेकर 1646 ईस्वी तक होता है। और द्वितीय गृह युद्ध यह 1646 से लेकर 1649 ईस्वी तक। तो ये पूरी गृह युद्ध को 1642 से 1649 को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। और पहला भाग होता है प्रथम गृह युद्ध जो 1642 से 1649 ईस्वी तक, और द्वितीय गृह युद्ध 1642 से 1646 ईस्वी तक, और द्वितीय गृह युद्ध 1646 से 1649 ईस्वी तक। तो पार्लियामेंट के दो दल के हो जाने से राजा अपने विरोधियों को कुचलने के लिए सैनिक कार्रवाई करता है, और यह कार्रवाई ही हम लोग देखते हैं गृह युद्ध के तात्कालिक कारण के रूप में आता है। इसी समय राजा द्वारा लंदन पर उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं और लंदन पर अधिकार को लेकर आयरलैंड की कैथोलिक जनता से सहायता की मांग की जाती है। और आयरलैंड की जनता से सहायता की मांग करने के बदले हम देखते हैं कि इधर पार्लियामेंट को डाउट होता है और पार्लियामेंट स्कॉटलैंड को अपने पक्ष में मिला लेता है, और इस तरह से देखते हैं गृह युद्ध का प्रथम चरण जो है वह उसकी शुरुआत होती है। इसी में हम देखते हैं कि न्यूबरी का भी युद्ध होता है, जो न्यूबरी का युद्ध 1643 ईस्वी में होता है, प्रथम गृह युद्ध के समय ही न्यूबरी का युद्ध 1643 ईस्वी। इस युद्ध में राजा पार्लियामेंट की सेना जो है आमने सामने होती है, और 1643 ईस्वी में विंसवी की लड़ाई हुई और पार्लियामेंट की तरफ से इसी युद्ध में क्रॉमवेल ने भाग लिया, और इस युद्ध में ही क्रॉमवेल की प्रसिद्धि बढ़ी और वह प्यूरिटन दल का नेता हो गया। फिर मास्टरमूर का युद्ध होता है 1644 ईस्वी में। यह लड़ाई भी बहुत काफ़ी प्रसिद्ध है, मास्टरमूर की लड़ाई। मास्टरमूर की लड़ाई यह होती है 1644 ईस्वी में, और इस दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारी पूरी हो जाती है, परंतु राजकीय सेना इस युद्ध में बुरी तरह पराजित होता है। इस युद्ध में स्कॉटलैंड की सेना पार्लियामेंट की मदद कर रहा था, और युद्ध में विजय का श्रेय फिर से क्रॉमवेल को जाता है और राजा को 6 काउंटियों से हाथ धोना पड़ता है। पुनः हम लोग देखते हैं न्यूबरी का दूसरा युद्ध होता है। राजा फिर अपनी सेना तैयार करके युद्ध में आमने सामने होती है, और न्यूबरी का युद्ध होता है दूसरा न्यूबरी का युद्ध, और यह होता है 1644 ईस्वी के अंत में।
1644 ईस्वी के अंत में न्यूबरी का दूसरा युद्ध होता है और इस युद्ध में राजकीय पक्ष की करारी हार होती है, क्योंकि इसी समय क्रॉमवेल आ जाते हैं युद्ध में और वह एक न्यू मॉडल आर्मी का गठन करता है और इस सेना ने राजा को नेजबाई नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित किया और चार्ल्स प्रथम को गिरफ्तार करके स्कॉटलैंड में कैद कर दिया गया। तो प्रथम गृह युद्ध जो है 1642 से 1646 ईस्वी तक हुआ और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो राजा था चार्ल्स प्रथम, उसकी पराजय होती है। चार्ल्स प्रथम की पराजय होती है और चार्ल्स प्रथम को गिरफ्तार करके स्कॉटलैंड में भेज दिया जाता है और स्कॉटलैंड के क्षेत्र पर ही उनका शासन को स्थापित किया जाता है। लेकिन गृह युद्ध का प्रथम चरण राजा की गिरफ्तारी के साथ ही समाप्त हो जाता है। गृह युद्ध का द्वितीय चरण, और यह द्वितीय चरण शुरू होता है 1646 से 1649 ईस्वी तक। अब राजा की गिरफ्तारी के बाद यह विवादास्पद प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि आखिर राज्य व्यवस्था और राष्ट्रीय धर्म का जो प्रश्न है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं, अब इसके उत्तराधिकारी कौन होंगे, इनका समाधान किस तरह से होगा। दुर्भाग्यवश इंग्लैंड में कई राजनीतिक दल थे जो भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखते थे। राजा के समर्थक राजतंत्र के अधिकार में विश्वास रखता था और मर्यादा चाहता था और मर्यादा की सुरक्षा चाहता था। वहीं स्कॉट सेना जो थी इंग्लैंड में प्रेस्बिटेरियन धर्म की स्थापना करना चाहती थी। तो यह राजा के चार्ल्स की गद्दी से हटाना बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था। अब यह प्रश्न था कि राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी। युद्ध की समाप्ति के बाद परिस्थितियां कुछ इस तरह से बनती है कि चार्ल्स प्रथम को फिर से इंग्लैंड पर आक्रमण करना पड़ता है। युद्ध समाप्ति के बाद पार्लियामेंट ने न्यू मॉडल आर्मी को समाप्त करना चाहा, परंतु सेना ने अपने वेतन और अन्य मांगों के बिना वापस जाने को तैयार नहीं हुई। फलतः सेना और पार्लियामेंट के बीच विवाद एक बढ़ता चला गया और इधर चार्ल्स प्रथम ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए स्कॉटलैंड के साथ मिलकर युद्ध आरंभ किया और यह द्वितीय गृह युद्ध का आरंभ इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शुरुआत होती है। और द्वितीय गृह युद्ध में पुनः सेना की प्रधानता बढ़ गई और सेना तथा राजा के बीच सुलहनामा की बात होने लगी। लेकिन विषम परिस्थिति में हम देखते हैं कि क्रॉमवेल जो हैं, जो आयटन के प्रधान भी थे, एक दस्तावेज राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है जिसको हेड्स ऑफ प्रपोजल्स कहते हैं और उस दस्तावेज की प्रमुख बात यह थी कि पार्लियामेंट का चुनाव 2 वर्ष में एक बार हो, मतदाताओं की संख्या बढ़ाई जाए, एक स्टेट काउंसिल की स्थापना की जाए जिसमें 10 वर्षों तक सेना और विदेश नीति पर काउंसिल का नियंत्रण रहे, या विषम व्यवस्था जो है को राजधर्म मान लिया जाए और कैथोलिक को छोड़कर अन्य धर्मावलंबी के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई जाए। तो हेड्स ऑफ प्रपोजल्स के द्वारा तमाम ऐसी चीज़ें राजा के समक्ष रखी गई। हालांकि यह एक व्यवहारिक दस्तावेज था जो आगे पुनः हम जब इस इंग्लैंड के इतिहास को पढ़ेंगे आगे इन्हीं सब बातों को फिर बाद में राजा के द्वारा स्वीकार किया जाता है। लेकिन चार्ल्स प्रथम स्कॉटलैंड से संधि कर इंग्लैंड की गद्दी पाना चाहता था। 1648 ईस्वी में उसने द्वितीय गृह युद्ध को प्रारंभ कर दिया। स्कॉट सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। प्रेस्टन की लड़ाई में राजा की हार, यह युद्ध प्रेस्टन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। प्रेस्टन की लड़ाई में राजा की सेना हार गई। प्रेस्टन की लड़ाई में राजा की हार होती है और उसे बंदी बना लिया जाता है और चार्ल्स प्रथम को पार्लियामेंट के समक्ष लाया गया जहां उस पर अत्याचारी, देशद्रोही तमाम अभियोग चलाकर प्राण दंड दिया जाता है। और इस तरह से 30 जनवरी 1649 ईस्वी को चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटका दिया जाता है। लटका दिया गया और इसके साथ ही 1642 से चली आ रही गृह युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इस गृह युद्ध के क्या परिणाम हुए?
गृह युद्ध का परिणाम इंग्लैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निकला। युद्ध के बाद चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई और जो अंग्रेज़ों की स्वतंत्रता का हिमायती था, मरने के समय चार्ल्स प्रथम ने यह बात कहा कि वह अंग्रेज़ों की स्वतंत्रता का हिमायती है और वह उनके धन जन की सुरक्षा किसी से कम नहीं चाहता है। परंतु प्रजा और राजा सर्वथा दो भिन्न चीज़ें हैं, अतः दोनों में अंतर रहना आवश्यक है। तो क्रॉमवेल ने राजा की हत्या को क्रूर आवश्यकता के रूप में इसको प्रचारित किया। राजा की हत्या के बाद अंग्रेजी संविधान का जो एक व्यतिक्रम था, जो संविधान पार्लियामेंट सर्वोच्चता की बात को लेकर राजा से लड़ रही थी, वह चीज़ भी अधूरी रह गई, क्योंकि अस्थाई सरकार की समस्या जो है वह उत्पन्न हो गया कि आखिर सरकार जो है राजा नहीं रहेगी तो उसके जगह वैकल्पिक सरकार किसे बनाया जाए। और फलस्वरूप इंग्लैंड में हम लोग देखते हैं कि कॉमनवेल्थ सरकार की स्थापना की गई। कुछ दिनों तक कॉमनवेल्थ सरकार रहा, लेकिन पुनः एक 1651 ईस्वी तक देखते हैं कि यह लॉर्ड सभा पर नष्ट कर दिया गया। शासन का काम चलाने के लिए एक स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें 41 सदस्यों को नियुक्त किया गया और स्टेट काउंसिल के द्वारा ही इंग्लैंड पर शासन व्यवस्था को चलाया गया। लेकिन सैनिकों और राजा के बीच मतभेद होने के कारण हम लोग देखते हैं कि पुनः इस व्यवस्था को हटाकर ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा सैनिक शासन की स्थापना की जाती है। तो राजा की हत्या से जनमत को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा और लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। उसको शहादत के रूप में, उसकी मृत्यु को शहादत के रूप में देखा जाने लगा। और प्रतिक्रिया स्वरूप यह हुआ कि लोग अब जो राजतंत्र के विरोधी थे, जो पार्लियामेंट खुद राजा के विरोधी थे और राजा को हटाकर अपने शासन को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अब वो राजतंत्र के समर्थक बन गए, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई और इंग्लैंड में 1651 से लेकर 1660 ईस्वी तक हम लोग देखते हैं सैनिक शासन का शुरुआत होता है। सैनिक शासन की शुरुआत होती है और ओलिवर क्रॉमवेल प्रोटेक्टरेट के रूप में इंग्लैंड में सैनिक शासन को स्थापित करता है और यह सैनिक शासन राजतंत्र की याद दिलाती है। और पुनः हम लोग देखते हैं कि 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में पुनर्स्थापना होता है, पुनः राजतंत्र की स्थापना होती है। तो इस गृह युद्ध के दूरगामी परिणाम निकले और राजतंत्र को पुनः स्थापित करने का हम देखते हैं कि आगे चलकर राजतंत्र को फिर से स्थापित किया जाता है, सैनिक शासन की स्थापना होती है और जनता के द्वारा यह निर्णय की स्थिति आ जाती है कि कौन सा शासन बेहतर है। और राजा को भी यह बात पता चल जाता है कि पार्लियामेंट के विरोध में जाकर यह निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन स्थापित